हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के डिमांड पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है सिविल सर्विसेज एग्जाम में किन किन पदों पर बहाली होती है, मतलब पोस्ट डिटेल के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले मैं बीपीएससी में किन किन पदों पर बहाली होती है और बीएसएससी में किन किन पदों पर बहाली होती है, ये दोनों वीडियो मैंने बनाया है और इस दोनों वीडियो पर आप लोग का बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी मिला है। और उसी वीडियो के कमेंट में ये डिमांड किया गया था कि अब थोड़ा सिविल सर्विसेज के बारे में भी बताएं कि उनमें भी कौन कौन से पदों पर बहाली होती है, क्योंकि नए स्टूडेंट जो होते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें ये कठिनाइयां होती हैं। क्योंकि जनरली लोग जो होते हैं वो 2-3 पोस्ट को देखकर ही मोटिवेट होते हैं, वो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इन्हीं 3 पदों के बारे में सुनने के बाद लोग मोटिवेट होते हैं सिविल सर्विसेज की तरफ। और मोटिवेट होने का मेन जो मुद्दा होता है, मेन जो कारण होता है, वो है आईएएस और आईपीएस, क्योंकि पब्लिक सर्विस में इनकी काफ़ी अच्छी पैठ होती है और ये अखिल भारतीय सेवा है, इसलिए इनको लोग बहुत करीब से देखते हैं। कल्याणकारी योजनाओं के कार्यक्रम में इनको बहुत करीब से लोग देखते हैं, इसलिए इन्हीं को देखते हुए लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी की ओर मोटिवेट होते हैं। तो आज मैं उन सभी पदों को पूरे विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो में। यह वीडियो नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग में किन किन पदों पर बहाली होती है सिविल सर्विसेज के अंतर्गत। ऐसे यूपीएससी तो बहुत सारे पदों पर बहाली करती है, लेकिन उसमें जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसमें जो पदों पर बहाली होती है उसी के पोस्ट डिटेल के बारे में आप लोग को आज मैं डिस्कस करूंगा। आपको बता दें दोस्तों कि लगभग 20 से अधिक पदों पर सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू बहाली किया जाता है, 20 से अधिक पदों पर, ठीक है। और इन पदों को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटकर आप देख सकते हैं। और ये सबसे पहला भाग है, उसमें सबसे पहला है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, दूसरा है ग्रुप ए का सर्विस और तीसरा है ग्रुप बी का सर्विस, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा होती है और ये सेवा जो होता है वो पूरे भारत भर के लिए होता है। पूरे भारत में ये सेवाएं एक लोकतांत्रिक कड़ी के रूप में काम करता है। इसे इसीलिए आईएएस आईपीएस को लोकतंत्र का ध्वजवाहक भी कहा जाता है। तो आपको बताते चले कि अखिल भारतीय सेवा एक ऐसी सेवा है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएससी के माध्यम से किया जाता है, लेकिन ये अपनी सेवा राज्य सरकार के अंतर्गत देते हैं। अपने काम जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत करते हैं और राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के नियम कानून और योजनाओं को लागू करने का काम करते हैं। तो ये है अखिल भारतीय सेवा। ग्रुप ए के अंतर्गत वैसी सर्विसेज आती हैं जिसमें नियुक्ति जो होता है, सिविल सर्विसेज की नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार ही करती है और इनकी सेवा भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही देनी होती है, ठीक है। और तीसरा ग्रुप है वो है ग्रुप बी। ग्रुप बी के सर्विस जो है इसके अंतर्गत क्या है, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये सेवा कहां देते हैं, यूनियन टेरिटरीज में देते हैं, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज में इनकी सर्विसेज होती है। तो इन सभी के बारे में जानते हैं एक एक करके। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अखिल भारतीय सेवा के बारे में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा मुख्य रूप से 3 सेवा होती है और सबसे पहला सेवा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा होता है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। और यूपीएससी के माध्यम से जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होती है उस सिविल सर्विसेज के माध्यम से आईएएस आईपीएस का नियुक्ति किया जाता है। आईएफएस के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अलग से एग्जाम का आयोजन किया जाता है और उनकी नियुक्ति भी अलग से की जाती है। तो अखिल भारतीय सेवा में 2 सेवाएं आती हैं सिविल सर्विसेज के अंतर्गत, आईएएस और आईपीएस, ठीक है। और आईएएस आईपीएस के बारे में आप भली भांति जानते हैं, आप मिले भी होंगे, उनके कार्यों को बड़ी करीब से आप देखे भी होंगे, इसलिए आईएएस आईपीएस को ही देखकर मोटिवेट लोग होते हैं सिविल सेवा की ओर। और ये जो स्तंभ हैं सिविल सेवा के प्रमुख स्तंभ है और भारतीय प्रशासन के भी प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं आईएएस और आईपीएस। अब ग्रुप ए सेवा की बात करें तो ग्रुप ए सेवा में सबसे पहला सेवा जो आता है वो है, और ये काफी अच्छी सर्विस मानी जाती है सिविल सर्विसेज में, मतलब आईएएस आईपीएस के बाद इन्हीं को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है अभ्यर्थियों के द्वारा, वो है इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, भारतीय विदेश सेवा। और ये विदेश सेवा भी काफी अच्छी पद होती है और
काफी ग्लैमरस वाला पद होता है। इनकी सेवा जो है वो आपको विदेशों में देना पड़ता है। उसके बाद आता है IRS, ठीक है। IRS कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत, मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंतर्गत आपको सेवा भी होती है। फिर IRS एक IT डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी होता है। उसके बाद आता है भारतीय डाक सेवा, ठीक है। भारतीय डाक अधीक्षक के रूप में आपकी नियुक्ति की जाती है। तो डाक अधीक्षक के रूप में नियुक्ति होती है भारतीय डाक सेवा के अंतर्गत। फिर एक होता है, अगला पद है वो है भारतीय सूचना सेवा के अंतर्गत भी सूचना पदाधिकारी के रूप में जूनियर ग्रेड में आपकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद आता है अकाउंट सर्विस में भी बहुत सारे सर्विस आते हैं, जैसे इंडियन P&T अकाउंट एंड फिनांस सर्विस, मतलब फिनांस के अंतर्गत ये सेवा होता है। फिर इंडियन अकाउंट और ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस होता है। फिर डिफेंस के अंतर्गत ये सभी पद जो होता है वो पद काफी, मतलब यूं कहे कि इस पद में ग्लैमरस नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको सुविधाएं सब कुछ मिलती हैं, लेकिन वो ग्लैमरस पद नहीं है, पब्लिक का फील्ड नहीं है, पब्लिक का सेवा आप यहां नहीं करते हैं। इसी कारण ये इस सर्विस को लोग बहुत कम जानते हैं, ठीक है। तो इंडियन ऑडिट सर्विस हो गया, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, मतलब डिफेंस में आपकी अकाउंटेंट के रूप में होती है बहाली। उसके बाद फिर इंडियन डिफेंस के अंतर्गत आप फैक्ट्री के इंचार्ज होते हैं, किसी फैक्ट्री का हेड होते हैं। फिर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में भी आपकी नियुक्ति होती है। फिर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के रूप में भी आपकी नियुक्ति होती है, जिसे IRT सर्विस के रूप, IRTS के रूप में आपकी नियुक्ति होती है। फिर इंडियन रेलवे में अकाउंट सर्विस के अंतर्गत भी UPSC के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। फिर इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस के अंतर्गत ही किया जाता है। और एक इंडियन रेलवे के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, वो होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, वो रेलवे असिस्टेंट कमिश्नर का, प्रोटेक्शन फोर्स के रेलवे असिस्टेंट कमिश्नर की नियुक्ति भी सिविल सर्विस के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद इंडियन ट्रेड सर्विस के अंतर्गत भी आपकी नियुक्ति होती है। फिर इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस में भी आपकी नियुक्ति होती है। उसके बाद आप इंडियन कॉरपोरेट सेवा के अंतर्गत भी आपकी नियुक्ति होती है इसी सिविल सर्विसेज के थ्रू। तो हमें अब पूरी उम्मीद है कि आप ग्रुप ए के पूरे सर्विसेज को समझ गए होंगे और अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत के सर्विसेज को समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं ग्रुप बी के अंतर्गत जो पोस्ट आते हैं उनके बारे में। तो ग्रुप बी के अंतर्गत पोस्ट जो आते हैं उसमें मैंने पहले भी बता दिया है कि इनकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन इनको सेवा कहाँ देना पड़ता है? संघ शासित प्रदेशों में, मतलब यूनियन टेरिटरीज में। ग्रुप बी सेवा के अंतर्गत सबसे पहला जो पद आता है वो आता है यूनियन टेरिटरीज सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासनिक सेवा का जो पद होता है यूनियन सिविल सर्विसेज का, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है पुलिस सर्विस, यूनियन टेरिटरीज पुलिस सर्विस भी आता है, जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनकी नियुक्ति भी UPSC ही करती है। और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जिला के या फिर क्षेत्र का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उनकी नियुक्ति भी सिविल सर्विसेज के द्वारा ही होता है। अब पंडिचेरी के लिए अलग से प्रशासनिक सेवा की नियुक्ति भी सिविल सर्विस के अंतर्गत किया जाता है और पंडिचेरी पुलिस सेवा की भी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आर्म फोर्स में, ठीक है, आर्म फोर्स में आपके हेडक्वार्टर जो होते हैं उनके देखरेख भी एक सिविल सर्वेंट के अधीन ही होता है। तो इस प्रकार से अगर आप जानते देख लिए कि सिविल सर्विसेज के अंतर्गत किन किन पदों पर बहाली होती है और कितने सारे पद होती हैं, इन सारे पदों पर नियुक्ति आपको आपके रैंक के आधार पर होता है। जैसे सिविल सर्विसेज में आप मेंस और इंटरव्यू के आधार पर जो फाइनल रैंक तैयार किया जाता है, उसी रैंक के आधार पर और आप जो पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं उसी के आधार पर आपकी चयन जो होती है इन सभी पदों पर होती है। और ये सभी पद काफी महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं और ये सभी पद को एक प्रीमियर सेवा के रूप में माना जाता है, इसलिए सिविल सर्विसेज काफी कठिन, भारत की सबसे कठिन और विख्यात सर्विस मानी जाती है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन टॉपिक को पूरे अच्छे से समझ गए होंगे और पूरे किन किन पदों पर बहाली होती है सिविल सर्विसेज के द्वारा, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो लाया। अगर ये वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।